नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बाल विकास प्रैक्टिस सेट में आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। एक नए प्रैक्टिस सेट में आपको पता है ये छठवां आपका बाल विकास का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसकी पिछली प्रैक्टिस सेट या अदर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके शिक्षक भर्ती के चैनल पे, यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रैक्टिस सेट प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। आप सभी लोग अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। बच्चों द्वारा कुछ त्रुटियां की जाती हैं, उन त्रुटियों में कौन सा कथन सही है वह आपको बताना है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। यह आपका डी ऑप्शन सही होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो दोस्तों जो बच्चों द्वारा त्रुटियां होती हैं तो आपके अनुसार कौन सा यहाँ पे कथन सही होगा। तो बच्चों द्वारा जो त्रुटियां की जाती हैं दोस्तों वह कथन सही होगा। जो त्रुटियां की जाती हैं, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से लाइक कीजिएगा, शिक्षा को लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने वाले या शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु जो है सबसे अच्छी होगी। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु जो है सबसे अच्छी होगी। मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। अगर आप नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है वह आपकी होती है मेरा परिवार होती है। राइट ऑप्शन आप क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या कहा जा रहा है आपसे। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप लोग ये बताइए कि प्राथमिक कक्षा में अगर सकारात्मक वातावरण निर्मित करना हो तो आपके लिए एक शिक्षक को क्या हो कि विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मित्र के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, बहुत सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो दोस्तों प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करना चाहते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए कि वह बच्चा कैसा है, ठीक है, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य जो है सुनिश्चित करना चाहिए। अगला प्रश्न है बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के दृष्टि से। दोस्तों एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है, जो साकोवाज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, में अंतर स्पष्ट भी नहीं कर पा रहा है, वह बच्चा किससे ग्रस्त होगा। डिसलेक्सिया से, शब्द जॉबलिंग विकार से, डिसलेक्सीमिया से या डिसमोरफिया से, ठीक है, डिसमोरफीमिया से। तो दोस्तों एक बच्चा यानी भाषा संबंधी अगर विकार है, भाषा में अंतर समझ नहीं पड़ रहा तो वह भाषा संबंधी विकार होगा। और भाषा संबंधी जो विकार होता है वो बच्चे किससे ग्रस्त होते हैं, आपके डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है समस्या उपागम का विशेष चिन्ह होती है। ऐसी विशेषता बताइए जो समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह हो। समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का एक सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, यह समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। अगर किसी में विशेष समस्या समाधान होगा, उपागम का विशेष चिन्ह क्या होगा, उस समस्या कथन में संकेत जो है अंतर्निहित रूप में दिया रहता है, वो आपको पहचानने की जरूरत होती है। छठवां प्रश्न दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का,
अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इस बार क्रैक करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया, आइए देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी, शिक्षार्थी, बालक बालिकाएं होती हैं वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बेस्ट क्लास चल रही दोस्तों पेडागोजी की, सीडीपी की, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है और आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो लाइक करने के लिए। प्रश्न है, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। देखिए, चिंतन में जो सूचना प्रकरण होता है उससे संबंधित यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए चरणबद्ध। प्रतिक्रिया क्रियान्वय, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, पूर्व संक्रमण। अब इनको सही चरण क्रम में रखना है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है दोस्तों। इस चिंतन के सूचना जो प्रकरण है, इस सिद्धांतों को चरणबद्ध करना यानी हमें पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट पढ़ेंगे तब ये सारे प्रश्न बनते हैं। तो या इस प्रकार के जो प्रश्न सॉल्व करते हैं भैया सिलेक्शन नहीं, वो टॉप रैंक हासिल करते हैं। और इस परिवार, इस चैनल से कोई होगा जो बोलेगा आई एम डू इट, आई डू इट, मैं करूँगा, सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक करूँगा, वो दिल से बोलेगा, उसको वेलकम है, उसको जय हिंद वंदे मातरम है। माँ सरस्वती से मैं और आग्रह करता हूँ उसको और ज्ञान मिले ताकि वो अपने परिवार का सपना पूरा कर सके। तो चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में चरण आपको बताना है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहला चरण आता है पूर्व प्रक्रमण। पूर्व यानी पहले का जो प्रकरण होता है। इसके बाद क्या होता है, प्रतिक्रिया का चयन करना। फिर होता है, सॉरी दोस्तों, पहला होता है पूर्व प्रक्रमण होता है, दूसरा आपका श्रेणीकरण होता है, श्रेणी में करना। फिर इसका क्या होता है, प्रतिक्रिया का चयन करना। फिर आपका होता है प्रतिक्रिया का क्रियान्वय करना। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका चरणबद्ध हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन सर्वोपरि है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं क्या होती हैं? जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं होती हैं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों में अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या उन बच्चों में पाई जाती जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो सीखने संबंधी निरोगताएं सामान्यतः किसमें होती हैं दोस्तों? उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे भी सीखने संबंधी निरोगताएं जो है सामान्यतः होती है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार दिल से वीडियो को लाइक करेंगे और एक छोटा सा फीडबैक कमेंट अंत में जरूर करेंगे कि आज के प्रैक्टिस सेट में 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। एक मोनिका है जो गणित की शिक्षिका है, आप सभी में हो सकता है अध्यापिका का, किसी भावी अध्यापिका शिक्षिका का नाम भी होगा मोनिका। तो आप अपने आप समझिए, आप वहाँ पे उपस्थित समझिए कि आपकी अध्यापिका शिक्षिका बन गई जो कि गणित की शिक्षिका है। तो राधिका ने एक प्रश्न पूछा, एक बालिका ने आपसे प्रश्न पूछा कि राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। क्या हुआ, राधिका से एक प्रश्न पूछती है एक अध्यापिका मोनिका, ठीक है, और राधिका ने उत्तर नहीं दिया तो तुरंत एक लड़के यानी बालक मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती हैं। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों में बदलती हैं। तो मोनिका का यह जो प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है वह कौन सी होगी? आप लोग भी देखते हैं, अध्यापक अध्यापिका है बनने जा रहे हैं, आप लोगों के सामने ऐसा फेस किए होंगे कंटेक्ट कि आप एक किसी बालिका से प्रश्न पूछते हैं तो ये कि वो बालिका उत्तर जवाब नहीं दे पाती, तो जस्ट एक बालक को खड़ा करते हैं, उससे प्रश्न पूछते हैं और वह प्रश्न बताने में थोड़ा संघर्ष कर रहा है, उसको मालूम है कुछ कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, प्रश्न की जो भाषा है, शब्दों को वो थोड़ा बदल देते हैं। तो ये जो शिक्षिका या शिक्षक का करना होता है, यह प्रवृत्ति जो प्रदर्शित करती है वह कौन सी प्रवृत्ति होगी? तो ऐसी प्रवृत्ति दोस्तों कहलाती है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़बद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, क्या होगा? मोहन का पक्ष लेकर, क्योंकि आप बालिका को भी तो सरल भाषा में कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आप बालक को क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लिंग संबंधी आ जाएगा। ठीक है, तो मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़बद्धता को बढ़ावा दे रही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है?
सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। जो सीखने के लिए आकलन होता है वो निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। तो एक ऑप्शन होगा जो नहीं ध्यान रखता है, बाकी सारे ऑप्शन किसके सिवाय होगा? विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो दोस्तों विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के सिवाय सीखने के लिए जो आकलन होता है ध्यान रखता है विद्यार्थियों की क्षमताओं पर, ध्यान रखता है विद्यार्थियों की त्रुटियों पर और विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां पर। तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर इसके सिवाय। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपका समय भी जाएगा और समझ में भी ना आए, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धन परिवार द्वारा गोद लिया गया। ये बहुत बार सी टेट यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, तो एमपी टेट में चांसेज हैं दोस्तों। जी हाँ, एक समान जुड़वा भाइयों में एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान परिवार ने गोद ले लिया, दूसरे परिवार के एक निर्धन परिवार ने गोद ले लिया। तो एक वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में पता लगाया गया, तो उसको अवलोकित होने का सर्वाधिक संभावना क्या होगा कि उसमें दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। यह सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। यह निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा दोस्तों। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। जो आईक्यू लेवल है, बुद्धि लब्धांक है, वह सामाजिक आर्थिक स्तर नहीं देखता है कि बालक निर्धन है कि बालक धनवान है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपका पेडागोजी, ये आपका, ठीक है, ये मनोविज्ञान के प्रश्न कहलाते हैं और ये आपका चेक करते हैं, माइंड चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ यहीं पर सिलेक्शन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देख रहे हैं, कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण होगा? तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन होगा? दौड़ना होगा, लिखना होगा, चढ़ना होगा, फुदकना होगा। तो सूक्ष्म यानी कि छोटा, सूक्ष्म यानी बहुत कम गति कौशल का उदाहरण क्या हो जाएगा? लिखना। देखिए कि क्योंकि दौड़ना तो बहुत ज़्यादा गति कौशल हो जाएगा, चढ़ने में भी होगा, फुदकना में भी होगा, लेकिन लिखने में यहाँ पर अदर ऑप्शन की तुलना की जाए तो लिखना यहाँ पे सबसे कम, यानी सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण लिखना यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वाइगोस्की के सिद्धांत में निहितार्थ क्या है? जो आपके वाइगोस्की के लेव वाइगोस्की के सिद्धांत है दोस्तों, जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, उनके सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने की बच्चों की सहायता न करना, उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक 85 से कम है, यह सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में क्या निहितार्थ है दोस्तों? उनके सिद्धांत में निहितार्थ है कि सहयोगात्मक समस्या का समाधान करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। जो किशोर होते हैं उनका अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार होकर कर सकते हैं, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव से, आत्मसिद्धि के भाव से, या जीवन के बारे में परितृप्त के भाव से। तो दोस्तों परितृप्त के भाव से होगा, या किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर का अनुभव किस में कर सकते हैं दोस्तों? और जब भी किशोरावस्था की बात की जाती है, सभी लोग जानते हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर, एक दो प्रश्न जरूर आता है किशोरावस्था से। तो किशोर का अनुभव कर सकते हैं दोस्तों, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार होकर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। जो बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं उनमें सामान्यतः क्या होता है? डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या डिसमाफिया होगा। तो शारीरिक रूप से जो सक्षम बच्चे होते हैं, हाँ यहाँ पे अक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे होते हैं, यानी विकलांग नहीं है। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नहीं हैं, वो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ और सक्षम बच्चे हैं। तो उनमें क्या हो सकता है? उनमें सभी लोग जानते हैं क्या होगा है? डिसाफिया हो सकता है। क्या होगा? डिसाफिया हो सकता है। राइट ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा। आंशिक पुनर्वलन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा शायद। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक का प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ, फिजिकोलॉजी का प्रश्न है कि आंशिक पुनर्वलन क्या होता है। सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है।
या आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है? तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों? जो आंशिक पुनर्बलन होता है वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। राइट ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यह है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? अगर आपकी नियुक्ति एक विद्यालय शिक्षक शिक्षिका पद पर होती है, एक सशक्त विद्यालय में होती है और उस सशक्त विद्यालय के आप शिक्षक शिक्षिका हैं, तो आपकी योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देंगे? अनुशासित स्वभाव को, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, या स्मृति पर? तो एक सशक्त विद्यालय में आपकी शिक्षक पद की नियुक्ति होती है तो निम्नलिखित में से योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देंगे? तो वह योग्यता होगी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति पर सबसे ज्यादा आपका बढ़ावा देंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या दिया गया है? हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट सिलेक्शन की दृष्टि से। निम्नलिखित में अंतः विषयी अन्वेषण का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, अगर हम बात करें अंतः विषयी अन्वेषण का सर्वोत्कृष्ट लाभ कौन सा होगा? तो दोस्तों जब ये प्रश्न आ जाए कि अंतः विषयी अन्वेषण का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या होता है, तो वह होता है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या दिया गया है? वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है? ऐसे विद्यार्थी शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, निष्पादन परिहार अभिविन्यास होता है, कार्य परिहार अभिविन्यास होता है, या नैपुण्यता अभिविन्यास होता है? तो वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास जो है निष्पादन उपागम और अभिविन्यास होता है। राइट ऑप्शन आपका ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी मेरे प्यारे मित्र हैं, सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, प्यारा सा छोटा सा कमेंट फीडबैक के माध्यम से जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसे लगी और कितना आप लोग 30 में से कितना स्कोर यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों प्रश्न यह है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है? किसके अलावा, यानी एक को छोड़कर। ठीक है, तो देखिए मैं दोस्तों, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा होता है, उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, इसे बी ऑप्शन को छोड़कर। ठीक है, तो शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। कौन बना सकता है? जब विद्यार्थी जो है स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो और उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? रूपी में होती है, स्वनिम होती है, संकेत प्रयोग विज्ञान होता है, या वाक्य होता है? तो भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह आपका क्या होता है? स्वनिम होता है। यह टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या दिया गया है? बहुबुद्ध सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है किसके सिवाय? ठीक है, जो आपका बहुबुद्ध सिद्धांत होता है दोस्तों, वह बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन के सिवाय जो है बहुबुद्ध सिद्धांत निहितार्थ देता है किसका किसका? विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धि या बुद्धिलब्ध से संबंधित नहीं होगा बहुबुद्ध सिद्धांत, और विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी के सिवा जो है निहितार्थ देता है आपका बहुबुद्ध सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला प्रश्न आ चुका है, लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? जी हाँ, सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। क्या वह असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा होगा? क्या बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति होगी, या लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होगी, या आपका बाह्य कारक होगा? तो दोस्तों सीखने के लिए जो अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है वह आपका क्या होता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अगर आपको पता है, आपको संतुष्टि है कि आपका सिलेक्शन होगा, आप मेहनत कर रहे हैं, तो यह क्या कहलाता है? यह सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है आपको।
ठीक है, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभिव्यक्ति की व्यक्तिगत संतुष्टि, राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। जो आपका बुद्धि लब्धांक है, ठीक है, जो बुद्धि लब्धांक होता है, तो बुद्धि लब्धांक जो है सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। उच्च होते हैं, मध्यम होते हैं, कम से कम होते हैं या आपके पूर्ण होते हैं। तो बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। किस रूप में होते हैं? तो वह उच्च रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं दोस्तों? बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, और एक प्रश्न इस प्रकार का आता है, 16 वर्षीय बच्चा जो है बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ये आपको सूत्र पता होना चाहिए। IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे करेंट आयु मल्टीप्लिकेशन 100, ये होता है सूत्र। 16 वर्षीय बच्चा की बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु, मेंटल एज निकालना है, MA निकालना है, ठीक है। तो MA हम कर देंगे ऊपर, और करेंट यानी वर्तमान आयु 16 दिया है, ठीक है, और 75 यहाँ आपका IQ दिया है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेंगे, ठीक है। अब हमें MA निकालना है, तो MA गुणे 100 होगा, 75 और 16 हो जाएगा, ठीक है। तो MA बराबर क्या होगा? ऊपर हम 75 गुणे 16 कर देंगे और नीचे 100 कर देंगे। 25 ताई 75 कर देंगे, 25 चौको 100 कर देंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 और 3 बचता है, 4 गुणे 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि जिसकी परीक्षण जो है IQ 75 अंक आ रहा है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। अगर यहाँ पे परीक्षण अंक 100 दिया होता तो 16 वर्ष से बच्चा का मानसिक आयु 16 वर्ष ही होता, अगर यहाँ पे 100 है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। प्रश्न यह है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किसका जरूर होना चाहिए? दोस्तों, अगर विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के सामग्री का अगर आप लोग चयन कर रहे हैं, तो चयन करते समय जो है आप में विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो का सामग्री का चयन कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो की सामग्री का चयन करते समय आप शिक्षकों को क्या होगा? विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपका बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया गया है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके अलावा? ये प्रश्न बहुत ही आपके चल रहे हैं करंट में, ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय संवेदनशीलता बनाने के सिवाय, पृथक्करण के सिवाय, अभिभावकों की भागीदारी के सिवाय, या क्षमता संवर्धन के सिवाय। तो सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, किसके सिवाय आवश्यकता होती है? पृथक्करण के सिवाय, क्योंकि सफल समावेशन में पृथक्करण नहीं हो सकता। समावेशन मतलब इकट्ठा करना, और आपका पृथक्करण यानी अलग अलग करना, तो ये दो विपरीत है, तो ये हो नहीं सकता। ये लॉजिकल वर्ड है, समझना चाहिए, ठीक है। समावेशन और पृथक्करण का कोई मेल नहीं है, ठीक है। तो इसके पृथक्करण के सिवाय जो है सफल समावेशन को जो है संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की भागीदारी और क्षमता संवर्धन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, 2-3 प्रश्न और है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, और विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचना चाहते हैं, तो आपका सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, या संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो यहाँ पे लिंग भेदभाव हो जाएगा, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन कर रहे हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो लिंग भेदभाव हो जाएगा। तो इससे बचना है, लिंग भेदभाव से आप शिक्षकों को, अध्यापक अध्यापिकाओं से बचना है, तो कौन सा तरीका होगा? वह तरीका होगा कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का क्या है? अधिसंज्ञान करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न यह है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? हम बात कर रहे हैं शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो वह है दोस्तों, यह सार्वभौमिक धारण है को सुनिश्चित करता है। क्या है? कोई भी जब शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर
शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो वह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करने के आधार पर नहीं किया जाएगा, वह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? वह क्या करता है? वह आपका वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अगर आप जो है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए बच्चों में जो बच्चे वंचित बच्चे होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपका कौन सा तरीका सर्वाधिक होगा? जो बच्चे नियमित नहीं आ पाते, वंचित रहते हैं, उनके लिए अध्यापक अध्यापिका के तौर पर आपको जो है बच्चों में प्रोत्साहित करने का सर्वाधिक तरीका क्या होगा? उपयुक्त होना चाहिए तरीका। आवासीय विद्यालय खोल देंगे आप, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाएंगे आप, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किए जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। क्या ये करेंगे? क्या आप बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देंगे? तो दोस्तों, जो बच्चे नियमित उपस्थित नहीं हो पाते, वंचित रहते, उनको प्रोत्साहित करना है तो उनके के लिए जो सबसे बेहतर तरीका होता है आवासीय विद्यालय खोलना। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक में जरूर बताएं, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट, ऐसे ही बेस्ट तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए, हेल्पफुल वीडियो के लिए, क्लासेज के लिए जरूर यहाँ पे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी क्लासेज आपको नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। तो धन्यवाद सभी का दोस्तों, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का जय हिंद है, वंदे मातरम है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का, जय हिंद दोस्तों।